नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसे हिंदी में आप लोग उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नाम से जानते हैं। 4 अप्रैल को अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ धूमधाम से इसने मनाई है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को ब्रुसेल्स बेल्जियम में देखने को मिलेगा। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप लोग यूरोप में जाएंगे तो आप लोगों को ये बेल्जियम देखने को मिल जाएगा और यहीं इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो वर्ष 1949 में इसी दिन पश्चिमी देश एक दूसरे की रक्षा की प्रतिबद्धता जताने के लिए वॉशिंगटन डीसी में एकत्रित हुए थे और द्वितीय विश्व युद्ध के अभी भी हरे घाव और मंडराते नए खतरों के परिदृश्य में उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता की रक्षा करने की शपथ ली और नाटो की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लोकतंत्र, स्वतंत्रता एवं विधि के शासन जैसे गठबंधन के मूल्यों के प्रति पुनः प्रतिबद्धता जताने, यूक्रेन पर रूस के आक्रमण जैसी उभरती सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करने और नाटो के भविष्य के अनुकूलन के लिए मार्ग की रूपरेखा तैयार करने जैसे प्रमुख विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। और रूस यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है ना, उसकी एक वजह कहते हैं कि नाटो भी है। देखिए, आपका रूस है, यहाँ आपको यूक्रेन देखने को मिलेगा, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग नाटो के बारे में एक विस्तार से चर्चा कर लेते हैं और मैं आप लोगों से हमेशा कह भी रहा हूँ कि इस तरह के जो संगठन हैं, संस्थान हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरह के संगठनों से। तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या नाटो वर्ष 1949 में गठित एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। इससे संभावित आक्रामकता, विशेष रूप से शीत युद्ध के काल के दौरान सोवियत संघ की ओर से संभावित आक्रामकता के विरुद्ध सामूहिक रक्षा प्रदान करने के प्राथमिक लक्ष्य के साथ स्थापित किया गया था और समय के साथ नाटो अपने मूल अधिदेश से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों से निपटने हेतु विकसित हुआ है। और इसके इतिहास की बात करें तो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 12 संस्थापक सदस्य देशों द्वारा वॉशिंगटन डीसी में उत्तरी अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर के साथ 4 अप्रैल 1949 को नाटो की स्थापना की गई। शीत युद्ध काल, तो शीत युद्ध के दौरान नाटो ने सोवियत विस्तारवाद के विरुद्ध एक निवारक शक्ति के रूप में कार्य किया, जहां संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपने यूरोपीय सहयोगियों को महत्वपूर्ण सैन्य सहायता प्रदान की गई। और सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने अपने दायरे का विस्तार करते हुए संकट प्रबंधन, संघर्ष की रोकथाम और सहकारी सुरक्षा प्रयासों जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके अगर हम लोग सदस्यों की बात करें तो मूल सदस्य इसमें नाटो के मूल 12 संस्थापक सदस्यों में बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल थे। और स्थापना के बाद से नाटो का विस्तार हुआ और जहां अलग अलग दौर में नए देश शामिल किए गए। गठबंधन में वर्तमान में आप देखेंगे 32 सदस्य देश शामिल हैं और जब आप लोग पेपर देने जा रहे हैं उस समय देख लिया करिएगा, तो अभी वर्तमान में 32 मेंबर हैं इसके। अगर हम लोग नाटो के मिशन और उद्देश्य की बात करें तो सामूहिक सुरक्षा। नाटो का प्राथमिक मिशन सामूहिक सुरक्षा है, जैसा कि उत्तरी अटलांटिक संधि के अनुच्छेद 5 में उल्लिखित है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी एक सदस्य देशों पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा और सदस्य सामूहिक रूप से प्रतिक्रिया देंगे। अगर आप देखिए कि यूक्रेन नाटो का सदस्य होता तो आप देखते हैं कि इन सब मिलकर लड़ रहे होते, ये सब मिलकर प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, लेकिन नाटो का सदस्य ही नहीं है यूक्रेन। संकट प्रबंधन, नाटो सामूहिक रक्षा के अलावा दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों में संघर्ष की रोकथाम, शांति स्थापना और स्थिरीकरण प्रयासों सहित विभिन्न संकट प्रबंधन गतिविधियों में संलग्न है। और आप देखिए इसकी संरचना की बात करें तो राजनीतिक नेतृत्व, तो उत्तरी अटलांटिक परिषद, नॉर्थ अटलांटिक काउंसिल एनएसी नाटो के प्रमुख राजनीतिक निर्णयकारी निकाय के रूप में कार्य करती है और जिसमें सभी सदस्य देशों के राजदूत शामिल होते हैं। सैन्य कमान संरचना, तो नाटो की सैन्य कमान संरचना में परिचालन योजना एवं निष्पादन के लिए उत्तरदायी रणनीतिक कमान, उदाहरण के लिए एलाइड कमांड ऑपरेशंस के साथ साथ क्षेत्रीय कमान और बल मुख्यालय शामिल हैं। और आप देखेंगे कि एकीकृत सैन्य बल, तो नाटो एकीकृत सैन्य बलों को बनाए रखता है और जहां आप देखते हैं कि सदस्य देशों को नाटो कमान के साथ के तहत सामूहिक रक्षा प्रयासों में कर्मियों और संसाधनों का योगदान करने की अनुमति मिलती है। नाटो की कार्यप्रणाली से संबंधित विभिन्न चिंताएं हैं। तो एक तो अनियंत्रित रूप से आक्रामक,
तो नाटो की स्थापना इसके सदस्य देशों को किसी भी संभावित आक्रामकता से बचाने के लिए की गई थी। जैसा कि तथ्य बताते हैं कि इसे कभी किसी आक्रामकता या फिर आक्रामकता के खतरे का सामना नहीं करना पड़ा, और इसके विपरीत अपने सदस्य देशों की रक्षा के नाम पर स्वयं नाटो की आक्रामकता हो गया। और पिछले 7 दशकों में इसने दुनिया भर में 200 से अधिक सैन्य संघर्षों की शुरुआत की या उसमें भाग लिया, और जिनमें 20 बड़े सैन्य संघर्ष भी शामिल हैं। पूर्वी यूरोपीय, मध्य पूर्व और एशियाई देशों में उसके दुस्साहस कदम, तो आप देखिए स्लाविया पर बमबारी, इराक पर आक्रमण, लीबिया की राज्य सत्ता की तबाही, सीरिया में गैर कानूनी सैन्य हस्तक्षेप, अफगानिस्तान में आतंकवाद से संघर्ष, इसमें इनमें से कुछ प्रमुख मामले हैं। रूस से यूक्रेन युद्ध को भड़काना, तो 1991 के बाद से नाटो के विस्तार के 5 दौर, जबकि ऐसा नहीं करने का आश्वासन दिया गया था। यूक्रेन के रूस के विरुद्ध स्प्रिंग बोर्ड में बदल देना, यानी उसे रूस के विरुद्ध गतिविधियों के लिए एक रणनीतिक लॉन्च पैड के रूप में उपयोग करना, अब तक का सबसे बड़ी भड़काने वाली कार्रवाई सिद्ध हुई है। और बहुत सारे लोग जो नाटो की आलोचना करते हैं वो कहते हैं कि आप देखिए यूक्रेन को इसका सदस्य बनने के लिए कहा जा रहा था, और आप देखिए रूस के लिए खतरा माना जा रहा है। अब आप सोचिए, आपके पड़ोसी में आपका दुश्मन आके बैठ जाए तो ये आप होने देंगे? आपको अच्छा लगेगा? तो नाटो यूक्रेन में भी बैठ जाता। गठबंधन ने रूस के साथ संवाद तंत्र को नष्ट कर दिया। मैड्रिड में वर्ष 2022 में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन में और इस रणनीतिक अवधारणा को अपनाया कि मॉस्को यूरो अटलांटिक क्षेत्र में मित्र देशों की सुरक्षा, शांति, स्थिरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रत्यक्ष खतरा है, जबकि रूस ने ऐसा रुख कभी नहीं रखा। पश्चिमी आधिपत्य को बनाए रखना, तो कठोर वास्तविकता यह है कि नाटो जबकि अपनी शांतिपूर्ण आकांक्षाओं की घोषणा करता है, ऐसे किसी भी राज्य के विरुद्ध युद्ध में उतर जाता है या फिर उस पर हमला करने की धमकी देता है जो पतनशील, उदार, नियम आधारित व्यवस्था को स्वीकार करने से इनकार करता है। और इस अर्थ में नाटो की सैन्य क्षमता उन देशों पर पश्चिम के आधिपत्य को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी उपकरण की स्थिति रखती है, जिन्हें सैन्य खतरे के रूप में नहीं देखा जाता है। यह नाटो के बारे में यह धारणा स्थापित करता है कि यह यूरो अटलांटिक शासकों द्वारा निर्धारित लोकतंत्र, मानवाधिकार एवं स्वतंत्रता के नारों के तहत आधुनिक रूप में औपनिवेशिक अभ्यासों की ही निरंतरता है। ये अनुचित विस्तार, तो इस गठबंधन की क्षमताओं का निर्माण बाह्य अंतरिक्ष और साइबर स्पेस में किया जा रहा है। नाटो के पूर्वी अंग को समायोजित क्षेत्रीय सैन्य योजनाओं हेतु तैयार करने के लिए नए संस्थानों और सैन्य बलों से सुसज्जित किया गया है। नाटो का आक्रामक व्यवहार रूस तक ही सीमित नहीं है, यह अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका में नए साझेदारों की तलाश कर रहा है। और नाटो की नज़र अब आप देखिए व्यापक रूप से उत्तर सोवियत परिदृश्य यूरेशिया की ओर है, जहां वह विभिन्न देशों के बीच अलगाव बढ़ाने, उनके पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंधों को क्षति पहुंचाने पर केंद्रित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में उत्पन्न खतरे का लाभ उठाना, तो यूरो अटलांटिक और इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में सुरक्षा की अविभाज्यता के नारे के तहत पूरे पूर्वी गोलार्ध पर अपनी जिम्मेदारी बढ़ाने के नाटो के प्रयासों में इस मंच की विस्तारवाद की एक नई अभिव्यक्ति को देखा जा सकता है। और इस उद्देश्य से आप देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस और यूएस, जापान, दक्षिण कोरिया, टोइका और टोक्यो, सियोल, कैनबरा, वेलिंगटन का क्वार्टेट जैसे छोटे अनौपचारिक और लघु पक्षीय गठबंधनों के निर्माण में व्यस्त रहा है, ताकि उन्हें नाटो के साथ व्यवहारिक सहयोग के लिए घसीटा जा सके। नाटो की प्रमुख सफलताएं, असफलताएं देख लीजिए। तो सफलताएं देख लीजिए। शीत युद्ध, पहले शीत युद्ध के दौरान नाटो के प्रयास 3 लक्ष्यों पर केंद्रित रहे थे: सोवियत संघ को नियंत्रित करना, संपूर्ण यूरोप में उग्रवादी राष्ट्रवाद और सामवाद पर रोक लगाना, बेहद यूरोपीय राजनीतिक एकता स्थापित करना। और गठबंधन ने आप देखिए शीत युद्ध की तनावपूर्ण शांति को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने में प्रमुख भूमिका निभाई कि शीत ही बना रहे। और इस युद्ध की समाप्ति के साथ नाटो ने शांति बनाए रखने की दिशा में कार्य किया। और इस क्रम में उत्तरी अटलांटिक सहयोग परिषद की स्थापना की गई और वर्ष 1997 में नाटो ने फाउंडिंग एक्ट के माध्यम से अमेरिका और रूस के बीच द्विपक्षीय चर्चा को प्रोत्साहित किया। आधुनिक समय में सुरक्षा, तो नाटो अपने सदस्यों को सुरक्षा प्रदान करने में अभी तक सफल रहा है। इसकी स्थापना के बाद से केवल एक बार ऐसा हुआ है जब नाटो के किसी सदस्य पर हमला किया गया। अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ था ना। अनुच्छेद 5 सामूहिक सुरक्षा और परस्पर सहयोग को औपचारिक रूप से सक्रिय या प्रभावी किया गया और सदस्य देशों को सामूहिक सुरक्षा प्रदान की जाती है, जैसा कि मूल रूप से नाटो का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त नाटो ने दुनिया भर में 40 से अधिक देशों और अन्य भागीदारों का एक वैश्विक नेटवर्क बनाया और जिसमें अफ्रीकी संघ से लेकर OSCE यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कॉर्पोरेशन इन यूरोप तक कई समूह इसमें शामिल हैं।
यह नेटवर्क नाटो को उसके संकट प्रबंधन कार्यों में सहायता प्रदान करता है। 2005 के कश्मीर भूकंप के बाद राहत आपूर्ति जैसे सहायता कार्यों से लेकर भूमध्य सागर और सोमालिया के तट पर आतंकवादी विरोधी अभियानों तक इसके कई उदाहरण हैं। और यूक्रेन को मानवीय सहायता प्रदान करना, तो नाटो ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की निंदा की है और नाटो के सदस्य देशों और सहयोगियों ने यूक्रेन को पर्याप्त सहायता भी प्रदान की है। अमेरिका ने यूक्रेन को लगभग 54 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता दी है। और आप देखेंगे रूस को भी भरोसा नहीं था कि इतने समय तक ये लंबा युद्ध चल पाएगा। उसे लगता था कि कुछ ही दिन में यूक्रेन हथियार डाल देगा, लेकिन सामने से ना आकर पीछे से कहते हैं कि काफ़ी मदद की जा रही है अमेरिका और यूरोप के कई देशों के द्वारा यूक्रेन की, तब टिक पाया है यूक्रेन, वरना रूस महाशक्ति है। अन्य देशों ने युद्ध के 5 मिलियन से अधिक शरणार्थियों के लिए मानवीय सहायता एवं सहयोग प्रदान किया है। यूक्रेन युद्ध ने नाटो के महत्व की पुष्टि की है और यहाँ तक कि फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित किया। और इन देशों की सदस्यता हवाई और पनडुब्बी क्षमताओं की वृद्धि के माध्यम से नाटो को सैन्य रूप से मजबूत करेगी और जिससे नाटो को रूसी आक्रामकता को और कम करने की अनुमति मिलेगी। विफलताएं, अब आप देखिए वित्त पोषण संबंधी मुद्दे, तो आप देखेंगे 2006 में नाटो सदस्य देशों की रक्षा मंत्री इस प्रतिबद्धता पर सहमत हुए कि उनके देशों के सकल घरेलू उत्पाद का 2% रक्षा व्यय के लिए आवंटित किया जाएगा। हालांकि नाटो के अधिकांश सदस्य इस लक्ष्य को पूरा नहीं कर रहे हैं। वर्तमान में गठबंधन के रक्षा व्यय का 2/3 से अधिक भाग अमेरिका से प्राप्त होता है। और अफगानिस्तान, तो 9/11 हमले के बाद अफगानिस्तान में नाटो की व्यापक उपस्थिति रही और उनके सैन्य बल ने अफगान सरकार को महत्वपूर्ण समर्थन प्रदान किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा वर्ष 2020 में तालिबान के साथ एक समझौते के बाद नाटो और अमेरिकी सैन्य बलों की अफगानिस्तान से वापसी हुई। और आप देखिए इसके तुरंत बाद ही तालिबान के हाथों अफगान सरकार का पतन हो गया। नाटो की अफगानिस्तान में 2 दशक तक उपस्थिति के बावजूद कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं निकला और उन्होंने बाहर निकलते ही देश की पूर्व सरकार का पतन हो गया। एक आप देखिए दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद, तो संपूर्ण यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ नाटो और यूरोपीय संघ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा है। यह यूरोप में दक्षिणपंथी राष्ट्रवाद और राष्ट्रवादी आंदोलन की लोकप्रियता बढ़ती रही तो विभिन्न देशों में नाटो जैसी संस्थाओं को छोड़ने की मांग बढ़ सकती है। नाटो के सामने वर्तमान में चुनौती यह है कि वह अपने आलोचना का मुकाबला और उसे संबोधित कैसे करे, जबकि विभाजित यूरोप को एकजुट कैसे किया जाए। रूसी आक्रमण, तो नाटो द्वारा रूस से इस कथित मौखिक वादे के बावजूद कि वह पूर्व की ओर विस्तार नहीं करेगा, उसने सोवियत संघ के पतन के बाद से वार्सा संधि के कई पूर्व सदस्यों को गठबंधन में शामिल किया और नाटो सदस्यों की सीमा रूस से लगने तथा आगे इसके और विस्तार वादे के साथ रूस अपने लिए अधिकाधिक खतरा अनुभव करने लगा। यूक्रेन के नाटो में शामिल होने की संभावना को रूस यूक्रेन संघर्ष में आप देखें में रूसी कार्रवाई के लिए एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में उद्धृत किया जा रहा है। जो आपको कहा ना कि एक कारण ये भी माना जा रहा है यूक्रेन पर रूस की लड़ाई का। एक और आप देखेंगे भारत नाटो और रूस के बीच एक सुचिंतित रुख रखता है, जहां रक्षा आर्थिक क्षेत्र में गुटनिरपेक्षता और द्विपक्षीय सहयोग पर बल देते हुए दोनों के साथ रणनीतिक हितों को संतुलित करता है। नाटो को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाने के लिए आवश्यक सुधार की भी बात होती रहती है। तो सलाह की गुणवत्ता और सुसंगतता और समय सीमा, तो नाटो के अंदर 5 प्रमुख नीतियां समितियां, सैन्य समिति, राजनीतिक समिति, नीति समन्वय समूह, कार्यकारी कार्य समूह, सीनियर रिसोर्स बोर्ड के महत्व एवं कार्यों को उन्नत बनाए और इन समितियों के बीच समन्वय में सुधार करें, जहां उनके एजेंडे को परिषद की प्राथमिकताओं के साथ संरेखित करें और इससे सैन्य और नागरिक दोनों नाटो निकाय के लिए परिषद के मार्गदर्शन को प्रभावी और समयबद्ध सलाह में बदलने में मदद मिलेगी। नाटो का गैर सैन्य आयाम, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि जब सहयोगी देश नाटो को परिचालनात्मक रूप से संलग्न करने का निर्णय लें तो इसे राजनीतिक रूह स्तर पर, नागरिक विशेषज्ञता, जमीनी स्तर पर व्यवहार क्षमताओं का लाभ प्राप्त हो और साझा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्थानीय अभिकर्ताओं के साथ सहयोग भी आवश्यक है। इसके लिए नाटो के अंदर एक नागरिक सुरक्षा समिति या ऐसी किसी संरचना के निर्माण की आवश्यकता हो सकती है। और संगठनात्मक सामंजस्य और आंतरिक तालमेल, तो न केवल नाटो मुख्यालय को बल्कि ब्रुसेल्स के अंदर और एवं बाहर के नाटो निकायों की एक सुव्यवस्थित श्रृंखला को बदलती रणनीतिक
प्राथमिकताओं के अनुरूप उन्मुख करना होगा, ताकि गठबंधन में पारदर्शिता, दृढ़ता, उद्देश्य की समानता को बढ़ावा दिया जा सके। एक समावेशी और संयुक्त गठबंधन संस्थागत व्यवस्थाओं को गठबंधन सुरक्षा की अविभाज्यता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, जो गठबंधन की एकता और सामंजस्य को बनाए रखने, उसे सुदृढ़ करने पर लक्षित हो और उद्देश्य की एक साझा भावना को बढ़ावा देता हो। और इस प्रकार नाटो संरचनाओं और प्रक्रियाओं को मुख्य रूप से सभी सहयोगियों के हितों, चिंताओं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य क्षमताओं को एकजुट करना चाहिए, ताकि सर्वसम्मति निर्माण और सामूहिक कार्रवाइयों को सक्षम किया जा सके। और जहां भी संभव हो, संरचना एवं प्रक्रियाओं को सहयोगियों और गैर नाटो देशों की बढ़ती संख्या के बीच राजनीतिक संवाद, परामर्श और संयुक्त योजना, प्रशिक्षण, अभ्यास एवं संचालन को प्रोत्साहित और सुविधाजनक बनाना चाहिए। नाटो का विशिष्ट चरित्र बनाए रखना, जबकि आप देखेंगे जबकि नाटो को व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से जटिल संकटों से निपटने के लिए अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सक्रिय रूप से एकीकृत होना चाहिए। यह सूक्ष्म रणनीतियों के साथ मजबूत सैन्य क्षमताओं को संयोजित करने की इसकी मूल शक्ति को कम नहीं करें। गैर पारंपरिक खतरों पर ध्यान देना, तो आप देखिए, जबकि क्षेत्रीय रक्षा नाटो का एक प्रमुख कार्य बना रहे, कई लोगों का तर्क है कि नाटो को आतंकवाद, साइबर हमलों, दुष्प्रचार अभियानों और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को खतरों जैसे गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए और अधिक अनुकूलित होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे ये कहानी है नाटो की। इतनी जानकारी रखिएगा। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस पूछ लेता है। आपका कोई सुझाव हो, मेरे लिए सवाल हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं।